आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में वो हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया था कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन करने वाली है। आप यानी कि आम आदमी पार्टी को आपदा नाम दिया था और बीजेपी पूरी ताकत के साथ वापसी कर चुकी है 48 सीटों के साथ। अब सरकार बनाने की तैयारी। लेकिन सवाल दिल्ली की जनता और देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली की बागडोर आखिर किसके हाथों में सौंपी जाएगी, यानी कि दिल्ली का सीएम होगा कौन। ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, दोनों तरफ ये 6 बड़े चेहरे और इनके अलावा कुछ और 2 से 3 नाम हैं जिनको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। बड़ी बात यह भी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है और मीटिंग इन्हीं सब सुगबुगाहट को लेकर चल रही है कि किसे आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए। दिल्ली में नई सरकार के गठन पर बैठक की खबर है और जानकारी ऐसी है कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं और जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक का हिस्सा। और चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में नए सरकार के गठन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें और सबसे ज्यादा जरूरी कौन रहेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। नई सरकार के गठन पर बैठक चल रही है और बैठक में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यहां मुख्यमंत्री फेस को लेकर बात हो रही है। साथ ही साथ सभी जीते हुए विधायकों के साथ में भी वीरेंद्र सचदेवा एक अलग से मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में तय होगा कि आखिर प्रायोरिटी क्या कुछ रहनी चाहिए दिल्ली के लोगों को देखते हुए, यानी कि जो दावे, जो वादे दिल्ली की जनता से किए और उस आधार पर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को जिताया, तो अब कैसे एक एक करके उन वादों को पूरा करना है। नई सरकार के गठन पर बीजेपी की ये बैठक जारी है। नए सीएम फेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट चेहरा कौन है, गृह मंत्री अमित शाह किसके नाम पर मोहर लगाने वाले हैं, जेपी नड्डा किसके नाम का सुझाव देने वाले हैं, बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और पहले आपस में मंथन होगा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के एक साथ मंथन करने के बाद जो एक चेहरा होगा जिस पर सभी की सहमति होगी, वो मुख्यमंत्री का फेस होगा। लेकिन ये होगा कौन, ये लगातार सवाल बना हुआ है और अभी कुछ वक्त इंतजार करना होगा दिल्ली के अगले सीएम के नाम को लेकर। ये हमने देखा है। अच्छा, अभी का अपडेट ये मिल रहा है, दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग हो गई है खत्म, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। अमित शाह के आवास से जेपी नड्डा निकल गए हैं, बैजयंत पांडा भी पहुंचे थे, बीएल संतोष भी पहुंचे थे, इस मीटिंग का हिस्सा रहे। बैजयंत पांडा और बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री के फेस पर चर्चा हुई है और सभी शीर्ष नेताओं के जरिए बात हुई है, मंथन हुआ है कि आखिर दिल्ली की बागडोर किसे दी जाए, दिल्ली में कौन हो मुख्यमंत्री फेस। मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत सोच समझकर दिल्ली में चुनना होगा, जो सभी के लिए संतोषजनक हो, जिस पर हर कोई रिलाय कर सके, जो डिजर्विंग हो मुख्यमंत्री पद के लिए। ऐसे नाम को बहुत सोच समझकर चुनना होगा। ऐसे में क्या वीरेंद्र सचदेवा होंगे, परवेश वर्मा का नाम भी इस लिस्ट में आगे चल रहा है, मनोज तिवारी के नाम पर भी अटकलें हैं, मोहन बिष्ट भी एक चर्चा में नाम है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सामने आ रहा है। खबर ऐसी कि आज ही एलजी सचिवालय में अरविंदर सिंह लवली भी पहुंचे थे। अरविंदर सिंह लवली, हो सकता है कि विभाग कौन सा उन्हें मिलने वाला है, क्या कुछ जानकारी, ये सभी खबरें अभी बनी हुई हैं। दिल्ली की सियासत को लेकर मिल रहा है ये बड़ा अपडेट। पीएम के विदेश दौरे के बाद में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। 16 से 28 फरवरी के बीच में हो सकता है शपथ ग्रहण, क्योंकि इससे पहले विदेश दौरा भी पीएम मोदी का है। दिल्ली सीएम की रेस में परवेश वर्मा सबसे आगे कहे जा रहे हैं। सीएम की रेस में कुछ और नाम आ गए हैं, आशीष सूद का नाम है, करनैल सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है, विजेंद्र गुप्ता का नाम भी रेस में है। सीएम के नाम पर पीएम मोदी आखिरी फैसला लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पीएम मोदी बाकी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और वो एक नाम जिस पर सभी की सहमति होगी, जो सभी सुझावों का हिस्सा होगा और डिजर्विंग वो कैंडिडेट, डिजर्विंग वो नाम जो दिल्ली की जनता के लिए संतोषजनक चेहरा भी हो, नाम भी हो और छवि भी ऐसी हो, उस नाम पर मोहर लगेगी। और विदेश दौरे के ठीक बाद में 16 से 18 फरवरी के बीच में दिल्ली में शपथ ग्रहण हो सकता है, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। सीएम के नाम पर पीएम मोदी की तरफ से आखिरी मोहर लगेगी। और अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई है। मीटिंग में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, बैजयंत पांडा मौजूद रहे, बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे, जहां पर दिल्ली के सीएम को लेकर बात हुई है। एक और बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है दिल्ली में, अब मुख्यमंत्री को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनेंगे।
पंजाबी, सिख, पूर्वांचली, जाट, इन सभी नामों पर मंथन हुआ है। साथ ही साथ वैश्य और दलित नेता के नाम पर भी मंथन हुआ है। यानी अब बीजेपी उसी तर्ज पर चलेगी जैसा कि बाकी राज्यों में इससे पहले एक्सपेरिमेंट वो कर चुकी है। यानी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जाति का, धर्म का भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर वैश्य दलित नेता के नाम पर भी मंथन हुआ है। साथ ही साथ पंजाबी, सिख, पूर्वांचली, जाट, इन सभी नामों पर भी मंथन अभी बीजेपी कर रही है। यानी ऐसा कुछ नाम चुना जाएगा और ऐसे 3 नामों पर बात हो रही है जिसमें एक मुख्यमंत्री हो सके और 2 उप मुख्यमंत्री हो सके। ये बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत बड़ा अपडेट अभी का मिल रहा है। इसको लेकर बात हम करेंगे क्योंकि अभी तक की इक्वेशंस ये निकलकर सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आलोक सर, आपका रुख करते हुए, कल दिन भर हमने काउंटिंग दिन देखा है, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक ये पूछा जा रहा था कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अभी का ताजा अपडेट कह रहा है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। यानी बीजेपी उसी तर्ज पर अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है जैसा वो बाकी राज्यों में पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। कृष्णा जी, पहली बात तो यह है कि दिल्ली उस तरह से पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्यों में जहां 200 विधायक होते हैं, लेकिन हाँ ये ठीक है कि आप जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री रहा है, मनीष सिसोदिया खुद उप मुख्यमंत्री थे, तो उस दृष्टि से एक दूसरा उप मुख्यमंत्री, वरना आमतौर पर देखा जाए तो सारे ही बराबर होते हैं। उप मुख्यमंत्री पद का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये जैसे होता है ना, हम एग्जीक्यूटिव एडिटर बना दीजिए या कोई एडिटर बना दीजिए, एडिटोरियल एडवाइजर बना दीजिए, 10 हम लोगों के पोजीशन हमारे यहाँ भी होती है। उसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बेहतर ये है। और दूसरा, मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, चुनाव लड़ने से पहले यदि ये जो बैठकें होती है, इसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह जी सबकी बातें सुनते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो अपनी राय नहीं बताते हैं आमतौर पर। इसलिए कोई प्रोडक्शन करना संभव इसलिए नहीं हो सकता कि उनके मन में क्या है। उन्होंने एक रणनीति के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-4 घंटे, लोग समझते हैं कि वो बोलते भाषण देते हैं लंबा, लेकिन वो 4 घंटे लगातार सुन सकते हैं। उनमें कभी बीच में वो टोकेंगे नहीं, आपकी बातें हमारी सबकी बात सुन सकते हैं। इसलिए उनकी धैर्य का तो भारत में ऐसा नेता बहुत रेयर हुए हैं जो उतना धैर्य से सुन सके। तो वो सुनते हैं, लेकिन उनके मन में पहले से, जैसे जिन लोगों को बनाया गया, आप देखिए रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, वो भी सीनियर थे। प्रवेश वर्मा जी का नाम इसलिए कि कल भी उनसे बुलाकर एक बार अमित शाह जी ने बात की थी। वो किस बारे में बात किया ये किसी को नहीं पता है, न प्रवेश वर्मा जी ने बोला। अब उनकी, चूंकि वो सबसे सीनियर थे, आलोक सर, आप रहिए मेरे साथ में। आपने परवेश वर्मा का जिक्र किया, आपने बाकी इक्वेशंस का जिक्र किया। इस बीच मेहंदी गर्ग मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं इस खबर पर। मेहंदी, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ताजा अपडेट क्या है? कौन सा नाम आगे, कौन सा पीछे? और अगर एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो इसके पीछे किन इक्वेशंस का ध्यान रख रही है बीजेपी? बिल्कुल रचना, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि हो सकता है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है दिल्ली में। और इसमें जो मंथन होगा नेताओं के नाम पर, वो पंजाबी, सिख, पूर्वांचली, जाट, वैश्य और दलित, इन सभी समुदाय के लोगों को के नाम पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि सभी जातीय समीकरण को साधने की फिलहाल जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि बम्पर जो मैंडेट है वो इन्हीं सभी समुदाय से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो सभी समीकरण को साधने के लिए ये एक नई रणनीति अपना सकती है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इस तरीके की राजनीति बीजेपी की तरफ से देखी गई है, तो अब हो सकता है कि दिल्ली में भी इसी सेम तरीके का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाए, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर फिलहाल विचार भी हो सकता है। और सूत्रों की माने रचना, तो ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि भाजपा की जीत का जो परचम लहराया है उसमें बड़ी भूमिका दिल्ली की पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य, जाट और सिख समुदाय ने जो है वो निभाया है। और ऐसे में इन्हीं जातियों से जीते हुए जो विधायक है उनके नामों पर फिलहाल चर्चा हो रही है। तो अगर इस बात को माने तो इन सभी नामों पर जो चर्चा है वो मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम पर भी हो सकती है, साथ ही साथ हरीश खुराना के नाम पर भी हो सकती है, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी में एक बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं। इसके अलावा जाट कम्युनिटी में परवेश वर्मा का नाम पहले ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए सबसे पहले समझ में आ रहा है। सिखों के जो समुदाय है उनके लिए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम समझ में आ रहा है। तो
लगातार विचार हो रहे हैं किन कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चाएं होंगी। ये सभी जो कैंडिडेट्स सीएम रेस में हैं, उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को माना जा सकता है कि वो उप मुख्यमंत्री की जो चर्चाएं हैं उस रेस में भी माने जा सकते हैं। और परवेश वर्मा जो है काफी दावेदार, काफी मजबूत दावेदार कह सकते हैं रचना है मुख्यमंत्री रेस के लिए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 3 बड़े चेहरों का जो डिसीजन है वो भारतीय जनता पार्टी को लेना है। उसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। किस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला फिट बैठाया जाएगा, किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी दिल्ली में करती हुई नजर आएगी, वो सभी बहुत दिलचस्प होगा। और आज की जो मीटिंग है उनमें कहीं ना कहीं इन सभी बातों का फैसला कर लिया जाएगा। जी ठीक है मेहंदी, आप रहिए मेरे साथ में और ज्यादा अपडेट के लिए दोबारा से रुख आपका करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में कैसे बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया है, एक तरफ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर चर्चा हो रही है, लेकिन कैसे यहाँ मुस्लिमों ने पासा पलट कर रख दिया और कैसे बड़ा सपोर्ट यहाँ बीजेपी को मिला है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे। मुस्लिमों ने कैसे यहाँ पर बीजेपी को तो सपोर्ट किया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं लाज बचा ली है, क्योंकि जानकारी ऐसी कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट किया, लेकिन इन्हीं मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत लाज बचा ली है। कैसे बचाई है जानिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला रहा और यहाँ जिस तरीके से सीटें सामने आई, 10 सीटों की अगर बात करूं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका और वहां पर मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है आम आदमी पार्टी को, जिसमें 10 उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर 8 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि उन्हीं में से सिर्फ 2 सीटें यहां बीजेपी के नाम रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर मुस्लिमों ने लाज बचा ली है। लेकिन हाँ, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि एक ही परिवार में जो पुरुष थे मुस्लिम, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, लेकिन जो मुस्लिम महिला थी वोटर्स, उन्होंने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया। इसीलिए ये समीकरण इतनी तेजी से बदले और फिर ये नतीजा हमने देखा, 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब जानिए जाट बहुल्य सीटों पर आम आदमी पार्टी कैसे बिल्कुल साफ हो गई, यानी कि यहाँ कोई सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इसमें सीटें हैं नरेला, रिठाला, मुंडका, नागलोई, साथ ही साथ विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और महरौली। यानी कि ये जो वो सीटें हैं, यहाँ करीब करीब इन 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई, कोई सपोर्ट नहीं मिला और इसमें बड़ी भूमिका जाट समुदाय के लोगों ने निभाई है। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, तो अलग अलग इक्वेशन जो जातीय समीकरण है उसमें जाटों का भी ख्याल रखने की बात सामने आ रही है, क्योंकि यही वो जाट हैं, इन अलग अलग सीटों पर यही वो जाट समुदाय हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी को बड़ा सपोर्ट मिला। यानी कि नरेला, मटियाला, रिठाला, नजफगढ़, मुंडका, बिजवासन, नांगलोई जाट, पालम, विकासपुरी और महरौली, ये वो सीटें हैं जहां पर जाट बड़ी संख्या में है और बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। 22 सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी और 48 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। अगर मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी की लाज बचाई है, तो यहाँ जाटों ने फुल सपोर्ट किया है बीजेपी को, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। और अब जब एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री चुनने की बात सामने आ रही है, पंजाबी, सिख, जाट, वैश्य और अब साथ ही साथ दलित वर्ग का भी ख्याल रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन सब में से ही कुछ हो सकता है। पूर्वांचलियों का भी इसमें नाम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और जो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे वो इन्हीं जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये इक्वेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है वो ये भी कह रहे हैं आपस में लड़ते रहे, इसलिए भी बड़ा नुकसान हो गया। यानी कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी का वोट काटा, AIMIM ने भी वोट काटने का काम दिल्ली में किया है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और हिमांशु जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के इक्वेशन पर चलती है बीजेपी, तो क्या ये फायदेमंद होगा? और इन सभी इक्वेशंस का ध्यान रखना होगा, जैसे हमने बताया भी कि जाटों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, पंजाबी, सिखों की अलग भूमिका रही है, पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक रहा है और साथ ही साथ वैश्य और दलित का भी ख्याल रखा जाएगा। नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री 2 वो नायब मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा मैं इसको इस तरह से कहूंगा, एक मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री। और ये दो उप मुख्यमंत्री जो है ना, वो तीनों के तीनों अलग अलग जातियों से हो सकते हैं। जाट होंगे, पूर्वांचली होंगे और पंजाबी होंगे, उदाहरण के स्वरूप। अभी इससे होगा क्या? जवाबदेही का बंटवारा। देखिए, व्यूहात्मक तरीके से जब दिल्ली में आप नेता चुनते हो, आप मुख्यमंत्री चुनते हो, तो आपकी पार्टी की ये जवाबदेही है कि दिल्ली को फिर से देश की राजधानी है वो सही तरह से प्रस्थापित करें। एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी को
साबरमती रिवर फ्रंट पे शी जिनपिंग को ले जाना पड़ा था। हाँ। अब यमुना रिवर फ्रंट पे जब कोई बड़ा नेता आएगा तो वहां पर मेजबानी होनी चाहिए। वो जवाबदेही कौन लेगा? तो यहां पर मुझे यह दिखता है कि बीजेपी व्यूहात्मक तरीके से क्या करेगी, एक मुख्यमंत्री बनाएगी और दो ऐसे मंत्री होंगे उनके पास जिनको स्पेसिफिक जवाबदेही होगी। एक होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा पूरा दिल्ली का, और दूसरा होगा जो यमुना रिवर फ्रंट के ऊपर काम करेगा। तो जैसे आप देख पाएंगे कि सर्वांगी विकास जब शहर का करते हैं, हाँ। तो उसके लिए व्यक्तिगत जवाबदेही एक न एक मंत्री की, या मंत्री की नहीं, उसको आप नाम दे दो नायब मुख्यमंत्री का। तो यही मुझे तो दिखता है होने वाला है। और मैं अभी भी मानता हूं, मैं कल से ये बता रहा हूं कि बीजेपी का जहां तक व्यू रचना रही है, वहां तक बीजेपी ने पिछले 4 सालों में कभी अपने पत्ते लास्ट दिन तक नहीं खोले हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हम लोग नाम भले चर्चते रहे, प्रवेश वर्मा हो या खुराना जी हो या ये हो या वो हो, मगर मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि बीजेपी हाईकमान लास्ट डे में जैसे गुजरात में भूपेंद्र पटेल को लाए थे, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी को लेके आए थे, मोहन यादव जी को एमपी में लेके आए थे, वैसे ही कोई एक नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए उभर के आएगा कि और जो ये सब मीटिंग्स में तय होगा। लेकिन यहाँ अलग अलग इक्वेशन है जो बिठाने की कोशिश हो रही है। ए के मिश्रा जी, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि काम होगा, साफ पीने का पानी घर घर तक पहुंचेगा, बारिश में जो पानी भर जाता है उससे छुटकारा मिलेगा, टूटी हुई सड़कें बेहतर हो जाएंगी, महिला सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और वो बड़े मुद्दे साफ हवा, यमुना साफ करना, ये तो बेसिक मुद्दे हैं ही जिनसे छुटकारा मिलेगा। शायद इसलिए भी इक्वेशन बिठाई गई कि एक मुख्यमंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही सबकी हो, काम भी बेहतर हो। इन सबसे भी महत्वपूर्ण सवाल एक ये है, ये सारे समीकरण के ऊपर एक जो समीकरण है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनाना है इसका चुनाव पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। जरा दिल्ली की कंडीशन को समझे, दुनिया के देश भर में जितने देश हैं उनकी राजधानियों से कंपटीशन दिल्ली का होगा और होता रहा है। देश की राजधानी, सारे एम्बेसी यहाँ, पता चला ट्रंप आ रहे हैं, उधर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शाहीन बाग यहाँ हो रहा है, उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग आपको करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। इतनी चुनौतियां हैं दिल्ली के पास कि पॉलिटिकल फेस जितने नाम चल रहे हैं, किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो दिल्ली की चुनौतियों को सॉल्व कर ले। वो पॉपुलर फेस हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया, इमोशनल डिसीजन ले लिया, तो उत्तराखंड की तरह ना हो जाए कि हर साल मुख्यमंत्री बदल रहे हैं फेल्योर के कारण, चुनौतियों को अगर ये समअप नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई व्यक्तित्व होना चाहिए। पॉलिटिक्स या चेहरा यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानर की जरूरत है जो किसान आंदोलन जैसे दुर्व्यवस्था को, खान मार्केट जैसे गैंग, सारे वामपंथी यहाँ पड़े हैं, दुनिया भर के अनस्टेबल करने वाले फोर्सेस, देश को, दिल्ली में कुछ भी होता है तो पूरे देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनती और बिगड़ती है। इन सारी चुनौतियों को, टाउन प्लानिंग देखना है, रोड देखना है, वाटर है, सीवेज है, यमुना है, एक मिक्स है, पूरा एक बंडल है, एक बकेट है चुनौतियों का, और एक ऐसा कोई कैपेबल आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तो उसमें तो किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई आदमी होना चाहिए। पॉपुलर तो आपने उत्तराखंड में भी बनाया, बहुत सारे फेसेस आपने पॉपुलर मुख्यमंत्री बनाए हैं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इनको, अगर ये एक चीज और है, अगर दिल्ली में ये रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए बहुत तेजी से, तो जनता 6 महीने तक भी जो है इनके ऊपर विश्वास या भरोसा नहीं करेगी। अब भरोसा डगमगाए या फिर टिके, अब तो अगले 5 साल के लिए दिल्ली की जनता के पास मौका नहीं है। अब तो दिल्ली की जनता ने चुन लिया है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि बहुत तेजी से सब काम होंगे भी, और परवेश वर्मा तो ये कह रहे थे कि दिल्ली वाले गर्व महसूस करेंगे कि बीजेपी को चुना है। अब आने वाले वक्त में पता भी लग जाएगा फैसले क्या होते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर क्या कुछ दिल्ली के लोगों के लिए किया जाता है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। दिल्ली जहां विधानसभा इलेक्शंस के नतीजे सामने आ गए हैं और कैसे बीजेपी को बढ़त मिली है, 2025 के क्या कुछ इशारे कर रहे हैं ये रिजल्ट्स, ये हम दर्शकों को थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे और कैसे यहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई, ये ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे, और बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने नए समीकरण बनाए, बीजेपी को कैसे बढ़त हासिल हुई।
हुई। ये कुछ अलग अलग सीटें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे, जहां पर प्रभाव मुस्लिम वोटर्स का दिखा, जाट वोटर्स का दिखा, पूर्वांचलियों का दिखा और पंजाबियों का दिखा, और इसीलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनते हुए इन सभी इक्वेशंस का ध्यान रखा जा रहा है। अब जानिए, यहाँ पर कुल सीटें हैं 10, 10, 17 और 13, और यहाँ पर असर है मुस्लिम वोटर्स का, जाट वोटर्स का। साथ ही इधर की तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यानी रिजल्ट आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किसने किसे ज्यादा वोट दिया है। रिजल्ट के तौर पर हम देख लेते हैं, एक एक करके इन सीटों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम वोटर्स का जिक्र कर लेते हैं। 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव दिखा, जिसमें 2 पर सिर्फ बीजेपी जीती और 8 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, और इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी की लाज बचा ली। फिर आगे आ जाइए, जाट वोटर्स, 10 सीटों पर पूरी तरीके से जाट वोटर्स का असर रहा, प्रभाव रहा, और ये 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती है, जबकि एक भी सीट आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, यानी कि यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया जहां पर जाट वोटर्स का असर था। अब आगे आ जाइए, पूर्वांचलियों ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को कैसे सपोर्ट किया, जानिए। पूर्वांचली वोटर्स का असर 17 सीटों पर, और 17 में से 14 बीजेपी ने जीती और महज 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत पाई, यानी इसीलिए भी यहाँ पूर्वांचली वोटर्स का भी ख्याल रखा जाएगा, और जो मुस्लिम वोटर्स बीजेपी की तरफ खिसके हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया, लेकिन उन्हीं घरों से मुस्लिम जो महिला वोटर्स थी उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट किया, ये दावे हैं। अब आ जाइए पंजाबी वोटर्स। पंजाबी वोटर्स जो कि 13 सीटों पर कुल मिलाकर असर रखते हैं, लेकिन यहाँ भी बढ़ चढ़कर बीजेपी के फेवर में वोट डाला है। 11 सीटों पर जीती है बीजेपी, महज 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इससे कुल मिलाकर आप समझें, अगर इस इक्वेशन के जरिए मुस्लिम वोटर्स ने आम आदमी पार्टी की लाज बचाई, हाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, क्योंकि 10 में से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, लेकिन जाट ने, साथ ही साथ पूर्वांचलियों ने और पंजाबियों ने भर भर कर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है, और उसका नतीजा ये, जाट जहां प्रभाव रखते हैं एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। पूर्वांचली 17 सीटों पर असर रखते हैं, सिर्फ 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती, और यहां पंजाबी 13 सीटों पर असर रखते हैं, सिर्फ 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 11 बीजेपी जीत गई। जिस तरीके से पूरे इक्वेशन सामने आए हैं, कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को हम बता देते हैं कि किसको दिल्ली की कमान अब मिलने वाली है, क्योंकि कुछ नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है, और इसमें और नाम ऐड होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये वो 6 बड़े नाम हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। परवेश वर्मा है, वीरेंद्र सचदेवा है, मनोज तिवारी हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और मोहन विष्णु हैं। तो सवाल ये कि क्या इन 6 नामों में से ही कोई एक नाम बीजेपी चुनने वाली है, या फिर कोई और नया नाम निकलकर सामने आ जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक सर, क्या इन्हीं नामों में से कोई एक नाम जुड़ जाएगा जो लगातार चर्चा में चल रहा है, या फिर बीजेपी हमेशा की तरह कोई सरप्राइज देने वाली है, और आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? रचना जी, पहली बात तो ये है कि हम लोग इसका फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देखिए, मनोज तिवारी जी निश्चित रूप से पहले एक समय उम्मीदवार हो सकते थे, लोकसभा का चुनाव लड़ करके अभी आए हैं, इसलिए उनका नाम हम लोग दिखाने के लिए उनके समर्थक हैं, उनका उपयोग है। उत्तर भारत में पूरा पूर्वांचल की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाम है, और दिल्ली में पूर्वांचल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में भी स्पेशली कहा कि मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधि हूं, मुझे गौरव है, उन लोगों ने मुझे बड़ा मदद किया है दिल्ली के चुनाव में। तो ये सही है कि पूर्वांचल का ध्यान तो रहेगा, लेकिन इसलिए मैं नहीं मानता कि मनोज तिवारी जी हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में आगे 2 महीने में जो फिर कुछ और रखे जाएंगे उसमें उनको स्थान मिले, इसलिए मनोज तिवारी मैं इसलिए मैंने वो मान रहा हूँ कि केवल लोगों को दिल बहलाने के लिए गालिब अच्छा है वो कहने के बजाय बेहतर ये है कि सही नाम, और अनुभवी व्यक्ति कई हैं, इसलिए समस्या ये नहीं है। वो उनके दिमाग में जो 2-3 नाम रहे हैं उनमें से लोग किसको का साथ लेकर चल सकते हैं। अभी मिश्रा जी ने बहुत सारी अपेक्षाएं बताई है, तो देखिए क्रांति कोई करेगा, और किरण बेदी को कितनी जगह फेल हो गई थी। किरण बेदी एक पुलिस अधिकारी के रूप में, कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो वो तो आप गवर्नर बनाते हैं तो वो हो ही जाते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए इस बात को मैं, हाँ पढ़ा लिखा हो सकता है, आईएएस आकर के और काम करने लगे, वो कहीं मंत्री बन जाए, उसके बाद अनुभव हो जाए। है अश्विनी वैष्णव जी भी अधिकारी रह करके मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री में, राज्यसभा में आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बातें, जयशंकर का एग्जाम्पल लीजिए जो आईएएस हाँ, नहीं तो इसलिए वो विदेश मंत्रालय का काम, एग्जाम्पल लीजिए, मिश्रा जी बेहतरीन एग्जाम्पल। मिश्रा जी डिलीवरी ज्यादा जरूरी है सर।
हाँ, विदेश मंत्रालय अलग काम है, विदेश मंत्रालय दिल्ली का बनाना अरे नहीं सर है। अब ऐसे तो सारे काम अलग हैं, हर जिले चलिए को ठीक है, बांट आपस में दीजिए, बहस हर मत जिले- कीजिए, यहाँ बस मेरे अपना आपकी अपना राय से पॉइंट नहीं, ऑफ व्यू मैं रखना तो है, आपका किस सम्मान तरीके कर रहा से हूं कि दिल्ली आपका में रुख है। समीकरण बदले और आपकी राय कैसे है। दिल्ली में शानदार वापसी बीजेपी ने की। आप सभी मेरे आपकी साथ में अपेक्षा रहिएगा, अच्छी है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं बनाए हर डिश को खास, लाइक